चलो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जो कि है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, एक बार मैं नाम लिख देती हूँ फिर समझते हैं ये क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि सक्षम परपोषी। आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि सक्षम परपोषी के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। असल में याद करो, मैंने आपको अभी जल्दी ही PBR 322, PUC8, TI प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। TI प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस क्या करते थे, डायरेक्टली आपके प्लांट और एनिमल में घुस जाते थे। ठीक है, आपके वांछित DNA को लेकर आसानी से चले जाते थे। लेकिन PBR 322 और PUC8 इतनी आसानी से वेक्टर के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, चलो देखो, होस्ट के अंदर नहीं जा सकते। देखो कैसे हम क्या कर रहे थे, अभी तक एक खुशदिल इंसान से हम क्या ले रहे थे, डिजायर्ड DNA निकाल रहे थे, और एक दुखी इंसान के अंदर हम क्या करने वाले थे, उसे डालने वाले थे। तो मान लो दुखी वाला कोई इंसान नहीं है, क्या है वो एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है। जीवाणु है यानी कि क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम इसको चिपकाते थे किसी प्लाज्मिड से। मान लेते हैं ये प्लाज्मिड PBR 322 था या फिर कौन था, PUC8 था। जब इससे चिपका देते थे तो हम इसे कहते थे रिकॉम्बिनेंट DNA। हम क्या करते थे, इसे कहते थे रिकॉम्बिनेंट DNA। ऐसा कुछ दिखाई देता था। ठीक है, ये क्या था आपका रिकॉम्बिनेंट DNA यानी कि क्या होता है, इसको कहते हैं पुनर्योजित DNA। ये काम आपका होता था। ठीक है, अगर हम इसे जीवाणु के अंदर डालना चाहे तो ये ऐसे ही खुद ब खुद चल के नहीं चला जाएगा, आपको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको इस जीवाणु को, जो कि आपका परपोषी की तरह काम कर रहा है, परपोषी, इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा यानी सक्षम बनाना पड़ेगा। सक्षम बनाने का मतलब इसे उस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो बाहर से आने वाले रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने अंदर ले सके। इस तरह से उसे सक्षम करना पड़ेगा यानी कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिससे हम रिकॉम्बिनेंट DNA को किसी परपोषी के अंदर डाल सके, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परपोषी को सक्षम बनाना यानी कि कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा होस्ट आसानी से रिकॉम्बिनेंट DNA को ले ले अपने अंदर। ठीक है, आसानी से रिकॉम्बिनेंट DNA को ग्रहण कर ले। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या मेथड हम करने वाले हैं वही आज हमें पढ़ना है। बहुत ही छोटे से बात में हम ये सारा लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो एक बार के लिए आप इसे बना लो, इसी को, इस प्रक्रिया को। ठीक है, अच्छा मैं लिखवा देती हूँ, अभी यहीं पे बनाते हैं कॉम्पिटेंट करना, कॉम्पिटेंट होस्ट, मेकिंग कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना। एक बार इसे आप एक माइंड मैप समझ लो, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं आपको कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, उसे लिखवा देती हूँ, फिर बताऊंगी कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट करो, मेरा डस्टर यहीं पे है। चलो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। चलो देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का मतलब क्या है कि होस्ट यानी कि परपोषी को इस काबिल बनाना कि वह पुनर्योजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA को ग्रहण कर सके,
कर सके, होस्ट को इस काबिल बनाना कि वह पुनर्योजित डीएनए को ग्रहण कर सके, इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना। इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना, कॉम्पिटेंट होस्ट, या जिसे आप कहते हो सक्षम परपोषी बनाना। ठीक है, यही आपका क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना या सक्षम परपोषी बनाना। अब इसे हम दो तरह से करेंगे, एक तो अपना घरेलू उपाय करेंगे, ठीक है, और दूसरा करेंगे कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे ये समझते हैं। ठीक है, चलो इसको एक बार नोट कर लो। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्पिटेंट होस्ट, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, किस प्रक्रिया द्वारा उसको बनाएंगे। तो पहला मेथड है घरेलू उपचार, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें आप क्या करोगे, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, कैल्शियम +2 यानी कि डाईवैलेंट कैटायन, जिसे आप हिंदी में कहते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डाईवैलेंट कैटायन, द्विसंयोजन धनायन, द्विसंयोजन धनायन की निश्चित सांद्रता यानी स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ट्रीट करना। ठीक है, कैल्शियम +2 जो कि एक डाईवैलेंट कैटायन है, डाईवैलेंट मतलब द्विसंयोजन, यानी कि दो लोगों से वह अपना बॉन्ड बना सकता है, दो लोगों से बन सकता है। ठीक है, +2 चार्ज यही दिखाता है। +2 मतलब डाईवैलेंट कैटायन, कैटायन मतलब होता है धन आयन, यानी कि जिसपे पॉजिटिव लगा हो। ठीक है, तो कैल्शियम +2 एक एग्जाम्पल था डाईवैलेंट कैटायन का, जो इसकी एक निश्चित सांद्रता लेंगे और उससे अपने होस्ट को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, यानी होस्ट को इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालने से क्या होगा, डालने से होस्ट आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यानी कैल्शियम +2 आयन जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास पहुंचेगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस काबिल बना देगा कि वो आसानी से होस्ट के छोटे छोटे छिद्रों से जा सके। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इस होस्ट के ऊपर कुछ सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होगी। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड मतलब जो पानी से घुलनशील ना हो, लेकिन जो आपका डीएनए होता है ना, वो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जलरागी होता है। जलरागी, उसे जल से अत्यधिक प्रेम होता है, यानी पानी में घुलनशील होता है। लेकिन जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड में घुलनशील है, यानी तेल में घुलनशील है। क्या तेल पानी कभी मिलते हैं? नहीं। तो इसे इसके अंदर ले जाना इतना आसान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, जलरागी और जो आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हमेशा दूर दूर भागते हैं, तो ये इसके अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा। तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से छेद होते हैं, उस छेद के थ्रू आसानी से जाने में ये आपका मदद करता है। डाईवैलेंट कैटायन में जब आप उसको डिप करके डालोगे तो ये आपकी मदद करेगा कि आसानी से इस छिद्रों के थ्रू वो अंदर जा सके। पहला मेथड तो ये। दूसरा क्या होता है, हीट शॉक देना। ठीक है, ताप प्रघात देना, ये क्या होता है समझते हैं। ये आपका पहला मेथड था, आप इसको लिख लो।
एक काम तो ये कर सकते हैं हम, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, ताप प्रघात, ठीक है, ताप प्रघात, जिसे हिंदी में कहते हैं हीट शॉक, हीट शॉक। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपने होस्ट को ले जाके 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, फिर तुरंत उसको बर्फ पे रख देंगे, फिर वापस से गर्म करेंगे, फिर बर्फ पे रख देंगे। तो इससे उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। जनरली ये प्लांट के लिए किया जाता है, सेल वॉल के लिए, और आसानी से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसके अंदर जा पाएगा, ठीक है। तो ताप प्रघात में क्या करते हैं, पहले होस्ट सेल को यानी कि परपोषी की कोशिका को 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, यानी गर्म करेंगे, हीट करेंगे, फिर उसे बर्फ से ठंडा करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण ना कर ले। यानी आप दो काम कर सकते हो। पहला चीज, उसे आप कैल्शियम की निश्चित सांद्रता यानी कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से डिप करो, ठीक है। दूसरा काम कर सकते हो, उसे हीट शॉक दो, ताप प्रघात दो, यानी कि पहले खूब गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो। तो इससे वो कमज़ोर पड़ जाएगा और आसानी से क्या ले लेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ग्रहण करवा लेगा। ये तो घरेलू उपचार थे, है ना, मतलब कुछ भी जुगाड़ लगा करके उसके अंदर डालना। अब बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके ये प्रक्रिया हम करते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो आप समझने जा रहे हैं। तो ये दो प्रक्रिया हो गई जिससे हम कॉम्पिटेंट होस्ट बना सकते हैं, यानी सक्षम होस्ट बना सकते हैं, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है। ये वही डीएनए है जिसके ऊपर आपने वांछित डीएनए चिपकाया था, ठीक है। वही प्लाज्मिड जिसके ऊपर आपने वांछित डीएनए चिपकाया था उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। खैर, अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से है, जिसमें हम कुछ उपकरण इस्तेमाल करेंगे, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा रही हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं मिटाती हूँ, ठीक है। अब तीसरी प्रक्रिया पे जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो कि है आपकी जीन गन, ठीक है। तीसरी प्रक्रिया जो कि है जीन गन, ठीक है, जिसे आप बायोलिस्टिस भी कहते हो। हिंदी में भी इसे जीन गन या बायोलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना, देखो इसको जनरली प्लांट की कोशिकाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये भी आपको लिख दूं, यूज्ड फॉर प्लांट्स, ठीक है। पादपों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब है इसका, देखो हम क्या करेंगे, हम कोई ताम झंझट वाला काम नहीं करेंगे, होस्ट को देखेंगे, निशाना लगाएंगे, शूट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, गन से तो मतलब यही होता है शूट कर देना, है ना, समझते हैं। इसमें हम टंगस्टन या गोल्ड की गोलियां लेते हैं छोटी छोटी सी, उस पे ऊपर क्या कर देते हैं, डीएनए का जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको चढ़ा देते हैं, और वो गोलियां जीन गन में लोड करके निशाना लगाते हैं किस पे, सेल पे, और शूट कर देते हैं, ठीक है। बॉम्बार्ड करना इसको एनसीईआरटी ने कहा है। तो सुनो क्या कर, देखो कितनी अमीरी है बायोटेक्नोलॉजी वाले के पास, सोने और टंगस्टन की गोलियां यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी गोलियां होती है, क्योंकि एक सेल में डालना है बेटा, सेल कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है।
तो क्या करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी गोल्ड की और टंगस्टन की गोलियां लेंगे, उसके ऊपर किसकी परत लगा देंगे, उसके ऊपर डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें डालना है उसकी परत लगा देंगे और हम प्लांट के सेल के अंदर उसे शूट कर देंगे। तो गोलियों के साथ साथ हमारा जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी सेल के अंदर चला जाएगा। यही काम हम किस में करते हैं, जीन गन या बायोलिस्टिक में करते हैं। ठीक है, तो इस बात को मैं आपको एक बार लिखवा देती हूं, आप भी इसे लिख लो। चलो देखो इधर, देखो इस प्रक्रिया में गोल्ड यानी कि सोना अथवा टंगस्टन ये भी एक तरह का मेटल होता है, एक तरह का धातु होता है। टंगस्टन की छोटी गोलियों पर रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजित रिकॉम्बिनेंट डीएनए का विलेपन कर देते हैं। विलेपन यानी कि कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। फिर इसे पादप कोशिका में बॉम्बार्ड करते हैं, बॉम्बार्ड कर देते हैं, यानी उसे पादप कोशिका पे शूट कर देते हैं या उस पे बॉम्बार्ड कर देते हैं। आपके एनसीईआरटी में हिंदी में भी बॉम्बार्ड ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार नोट कर लो। जीन गन या बायोलिस्टिक क्या होता है, एक छोटी सी गन जैसी होती है, ठीक है, जिसमें हम गोल्ड और टंगस्टन, हिंदी में भी लिख देती हूँ, देखो टंगस्टन ही कहते हैं इसे, टंगस्टन। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन की छोटी छोटी गोलियां इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजित डीएनए का विलेपन कर देंगे यानी कोटिंग कर देंगे और उसके बाद उसे पादप कोशिका यानी प्लांट कोशिकाओं पे बॉम्बार्ड कर देंगे, शूट कर देंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है, ये स्पेशली प्लांट्स के लिए है, ये आप याद रखना। इसको नोट कर लो, फिर हम आखिरी प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि एनिमल्स के लिए होगी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रही हूं। अब चौथी प्रक्रिया हम देखने जा रहे हैं जो कि है आपका माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन जो कि है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यानी हम इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे से बहुत ही पतले निडल वाले इंजेक्शन होते हैं, उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम भर देंगे और उस इंजेक्शन से अपने होस्ट के सेल में उसे इंजेक्ट कर देंगे यानी डाल देंगे। ठीक है, जैसे कैसे इंजेक्शन दबाते हो तो इंजेक्शन के अंदर की दवाइयाँ हमारी नसों में चली जाती हैं, सेम टू सेम एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही इसकी निडल, जो इसकी जो सुई है वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही पतली है, अगर प्लांट सेल पे लगाने जाओगे तो सेल वॉल उसे तोड़ देगी। ठीक है, सेल वॉल पे कोई भी सुई आसानी से नहीं घुस सकती। एनिमल की सेल होती है जिसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें आसानी से इंजेक्शन घुस जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एनिमल में हम माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, गन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनिमल की सेल नरम होती है कंपेयर टू प्लांट की सेल। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हम माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिख लो, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल में क्या होती है, आई एम सॉरी, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल्स में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसलिए इस पे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है रैदर देन शूटिंग करना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में इंजेक्शन, जिसे हिंदी में अंतःक्षेपण कहते हैं, हाँ
अपने। इस प्रक्रिया में इंजेक्शन यानी कि जिसे हम कहते हैं अंतःक्षेपण, ठीक है, अंतःक्षेपण का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जिसे आप पुनर्योजित डीएनए कहते हो, पुनर्योजित डीएनए को जंतु कोशिका में डाला जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई कि सक्षम परपोषी बनाने की क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन सी मेथड है जिसके थ्रू कंपीटेंट होस्ट बनाया जा सकता है, तो आप 4 मेथड लिख के आ सकते हो। पहला, डाइवेलेंट कैटायन के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ट्रीट करना, यानी डाइवेलेंट जो आपका धनायन है यानी कि कैल्शियम आयन, उसकी निश्चित सांद्रता से ट्रीट कर देना, ठीक है। और दूसरा आप काम कर सकते हो, दूसरा काम हीट शॉक देना, ताप प्रघात देना, बहुत गर्म करो फिर बहुत ठंडा करो। तीसरी मेथड आप कर सकते हो तीसरी मेथड आपके प्लांट के लिए स्पेशली है, जो कि है आपका बायोलिस्टिक्स या जीन गन। उसमें हम टंगस्टन या गोल्ड की छोटी छोटी गोलियां पे किसका लेपन कर देते हैं, उसको कोट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए से और फिर उसे बॉम्बार्ड कर देते हैं या शूट कर देते हैं, ठीक है। चौथा मेथड आपका जंतुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए है, जो कि है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इंजेक्शन मतलब अंतःक्षेपण, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इसे हम एनिमल्स में यूज करते हैं। इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भर करके सुई लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा काम हम करते हैं। अब ये चैप्टर लगभग आपका खत्म है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूंगी लास्ट में, ठीक है, और बाकी इस कुछ चैप्टर में है नहीं, ठीक है। कल हम थोड़ा सा बायो रिएक्टर वाली चीजें हैं जो एकदम आखिरी में दी हुई हैं, वो सारी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारा मे बी सेकेंड लास्ट क्लास होगा। 2 क्लास में आपकी बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे।